गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। सर्दियाँ तेज हैं, ख्याल रखिए अपना। पहनने ओढ़ने के साथ साथ खाने का भी ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। एग्ज़ाम नज़दीकी हैं और तैयारी करते रहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं हम लोग, जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, परिचय। उसके बाद में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकी गुण के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर कलर के बारे में बात कर चुके हैं, रंग के बारे में। और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है बच्चों नेक्स्ट डी ब्लॉक के अंदर, वो है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, मिश्र धातुओं का निर्माण। और मिश्र धातुओं के निर्माण के अंदर बहुत सारी मिश्र धातु हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ी हैं आप लोगों ने। एक आध का एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, पहले समझ लीजिए फिर लिख लेना। इसके अंदर पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है पीतल, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रास। इस ब्रास का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं पीतल होता है। पीतल को याद करने का तरीका, पीतल याद कर सकते हो पिताजी से। पिताजी मतलब ब्रास बनता है पीतल से। पीतल क्या होता है, ता मतलब तांबा मतलब कॉपर, और जी मतलब जिंक मतलब Zn। तो कॉपर और जिंक को अगर मिक्स कर देते हैं तो ब्रास बन जाता है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कांसा, जिसको आप लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, इसका कंपोजिशन की बात करें तो आप जानते ही हैं, ये होता है हमारे पास में कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो कांसा बन जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा सोल्डर, आपने कोई वायर वगैरह जोड़ते हैं तो सोल्डर काम में लेते हैं। और सोल्डर आप जानते हैं ये होता है आपका Sn प्लस Pb, टिन प्लस Pb। तो ये कुछ एलॉय हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, और भी काफ़ी सारे पढ़ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखें कोई एक आध एग्जाम्पल याद कर लें, काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, मिश्र धातु आप जानते हैं जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के कोई एक नया कंपोजिशन बनाती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एलॉय। और एलॉय के एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। एलॉय के डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखिए, डेफिनेशन ये लिखना है, ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर, पीतल, कांसा और सोल्डर, कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस टिन, और उसके बाद में टिन प्लस पीबी या पीबी प्लस Sn कर लेंगे, उसको चाहो तो जैसे चाहे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय समझ में आ गया डी ब्लॉक के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, अगला हमारे पास में इसमें टॉपिक आता है अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगला है इंपॉर्टेंट, इसमें अगला टॉपिक है इसके अंदर अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, मैं आपको यूँ सिंपल सा बताऊं। अगर आपने मकड़ी का जाला देखा हो अपने घरों के अंदर, तो मकड़ी के जाले में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं छोटे छोटे कीड़े उसमें फंसे होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, मकड़ी के जाले में जैसे जो है कीड़े फंसे होते हैं, छोटी चींटियां, मच्छर वगैरह फंसे होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है बच्चों कि एक धातु का जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो स्मॉल साइज वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कहीं कहीं एडजस्ट होते हैं, फंसे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक। जैसे मान लीजिए पूरा क्रिस्टल है और ये पूरा क्रिस्टल आपके पास में कोई स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कहीं पर कार्बन मौजूद है। ये आयरन का क्रिस्टल है, मान लीजिए ये आयरन का क्रिस्टल है, ये टाइटेनियम का क्रिस्टल है,
ठीक है। या मान के चलिए मैग्नीज का क्रिस्टल है, तो इसके अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हों, कार्बन के पार्टिकल्स हों, ठीक है। तो जब यूं कह सकते हैं कि जब संक्रमण धातुओं के अंदर, ट्रांजिशनल मेटल्स के अंदर छोटे साइज वाले एलिमेंट भी मिलते हैं, छोटे साइज वाले एलिमेंट भी मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खास बात ये होती है बच्चों, जो धातुएं होती हैं आपके, प्योर मेटल होता है उससे ज़्यादा ये रफ, जो कह सकते हैं रफ एंड टफ होती है, उससे ज़्यादा कठोर होती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका उनसे ज़्यादा होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो जैसे MN4N मैग्नीज नाइट्राइड इसका एग्जांपल है, TiC टाइटेनियम कार्बाइड इसका एग्जांपल है, FeH3 ये इसका जो है एग्जाम्पल है। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हम लोग इसमें दो चीज़ें लिखने वाले हैं, एक तो हम लोग ये लिखने वाले हैं कि अंतराकाशी यौगिक होते क्या हैं, दूसरा हम लोग लिखने वाले हैं अंतराकाशी यौगिक गुण क्या होते हैं, और तीसरा लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, तीन चीज़ लिखेंगे इसके अंदर। तो लिखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में छोटे आकार वाले तत्व पाए जाते हैं। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में छोटे आकार वाले तत्व पाए जाते हैं। अतः इन यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक या नॉन स्टैइक्योमेट्रिकल कंपाउंड कहा जाता है। नॉन स्टैइक्योमेट्रिकल हिंदी में लिख लो, रस समीकरण मितीय, नॉन स्टैइक्योमेट्रिकल कंपाउंड या रस समीकरण मितीय कंपाउंड कहा जाता है। अंतरा का लिख लिया बच्चों आप लोगों ने। संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार वाले तत्व पाए जाते हैं, इन्हें अंतराकाशी यौगिक या अरस समीकरण मितीय यौगिक कहा जाता है। उदाहरण लिख लेंगे इसके अंदर, MN4N, TiC और FeH3। हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द ट्रांजिशनल एलिमेंट क्रिस्टल contain small size element. These compound is known as interstitial compound or non-stoichiometrical compound. These compounds are known as interstitial compound or non-stoichiometrical compound. बात समझ आ गई आपको भाई? पूरा एक बड़ा क्रिस्टल है, मकड़ी का एक जाला, उसके अंदर छोटी सी मक्खी फंसी हुई है, ठीक है, मच्छर फंसा हुआ है, चींटी फंसी हुई है। तो क्या है कि वो एग्जाम्पल है आपका किसका? इंटरस्टिशियल कंपाउंड या असमकणितीय यौगिक का। तो डेफिनेशन मिलेगा कि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं? छोटे आकार वाले तत्व फंसे होते हैं, लगे होते हैं, उपस्थित होते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसमें सब हेडिंग लिखेंगे, इसके नीचे इसी में छोटी सी हेडिंग बना के लिखेंगे अंतराकाशी यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिकों के गुण। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं। ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं। These are more
these are more rigid than pure metal. These are more rigid than pure metal. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इनके गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक होते हैं। इनके गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक होते हैं। These melting points are higher than pure metals. These melting points are higher than pure metals. उसके बाद लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इनकी चालकता धातुओं से अधिक होती है। इनकी चालकता धातुओं से अधिक होती है। इनकी चालकता धातुओं से अधिक होती है। These are more conductor than metal. These are more conductor than metal. तो बच्चों ये था इंटरस्टिशियल कंपाउंड और इसकी प्रॉपर्टी। समझ में आ गई आपको? बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कर सकते हैं। इसके बाद में लिखेंगे इसके अंदर धात्विक गुण। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। इसमें लिखेंगे बच्चों, देखो बच्चों धातु आपको पता है संक्रमण तत्व सारे मेटल्स ही होते हैं। इसमें खास बात यह है, इनकी खास बात यह है, धात्विक गुण की खास बात यह है कि इसके अंदर BCC, FCC और HCP टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। लिख लीजिए, संक्रमण तत्व सभी धात्विक गुण दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व सभी धात्विक गुण दर्शाते हैं तथा इनके क्रिस्टल सामान्यतः BCC, FCC तथा HCP, BCC, FCC तथा HCP प्रकार की संरचना दर्शाते हैं। All transitional elements show metallic property. And these metals show BCC, FCC. These metals show BCC, FCC and HCP lattice structure। समझ में आ गया बच्चों? ये स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब से होती है। समझ में आ गया आपको? डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्लियर हो गया? ये तो धात्विक गुण हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट की बात करें, तो आखिरी पॉइंट हमारे पास में आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप जानते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, पी ब्लॉक में पढ़ा चुका हूँ, पूरा आराम से देख सकते हैं। बोल के बता देता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, कि किसी भी तत्व की सबसे बाहर वाली कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप उसको देते हैं, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। खास बात यह है कि जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। रीज़न ये कि इनका जो आयनन विभव होता है लगभग समान होता है, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दिया, इसमें लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। समझ में आ गया? लिख लेंगे, संक्रमण तत्वों के आयनन विभव में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। संक्रमण तत्वों के आयनन विभव में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके आकार लगभग समान होते हैं। क्योंकि इनके आकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण
क्योंकि इनके आकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग समान होते हैं तथा इसका मान 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स between 6 to 10 electron volt and the difference between ionization potential are high and the difference between ionization potential are not high due to minute difference in size due to lengthenoid contraction की वजह से इनके जो साइज होते हैं उसमें माइन्यूट डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी डिफरेंस बहुत कम होता है। कितना होता है? 6 से 10। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट ए, जिसका नाम था डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके बाद पार्ट बी पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर काम की चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तरीके से याद कर लेंगे। सबसे उल्टा करते हैं, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल बताया, एग्जाम में नहीं आता है। आयनन विभव की परिभाषा आप जानते हैं, डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ। पी ब्लॉक के अंदर आप जानते ही हैं कि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की, अगर ये सबसे बाहर वाली कक्षा मान लीजिए तीसरी है, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी इसको दी जाती है, इस एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को तो निकालना, एनर्जी देना, एनर्जी जो दी जाती है ऊर्जा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन विभव बोलते हैं। अंतर होता है 6 से 10, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड संकुचन होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी वो है अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो मैंने बता दिया आपको कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि बड़े से क्रिस्टल जालक के अंदर, इसके बड़े क्रिस्टल में थोड़ा 1-2 पार्टिकल कार्बन के मिलेंगे या हाइड्रोजन के मिलेंगे या नाइट्रोजन के मिलेंगे। तो क्रिस्टल के अंदर छोटे एलिमेंट का मिलना क्या कहलाता है? अंतराकाशीय यौगिक। उनकी प्रॉपर्टीज बताई, एग्जाम्पल बताए। फिर मैंने बताया कि धात्विक प्रकृति, मेटेलिक प्रॉपर्टी बताई। इसके अंदर BCC, FCC और HCP टाइप के स्ट्रक्चर्स होती है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू इजिकल टू √n+2। और यहाँ एक शॉर्टकट वाली बात बताई थी कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसका आयोनाइजेशन, उतना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका डी ब्लॉक, कर लेना आप लोग। अब मिलते हैं कल हम लोग इसके पार्ट बी के अंदर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।